स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस समय आप सभी लोग CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन के लिए हम लगातार आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको लैंग्वेज टेस्ट में जो आपका हिंदी है, आप सबने लैंग्वेज में यदि हिंदी सेलेक्ट किया है तो उसमें आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन होने जा रहा है। अब मुझे विश्वास नहीं बल्कि पूरा उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तब लाइक करिएगा और फ्रेंड्स में शेयर की बौछार कर दीजिएगा। ठीक है, और तब चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस होने वाला है तो हम डिस्कस करेंगे भाषा क्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम डिस्कस करेंगे भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार क्या हैं, भाषा के अंग क्या है, भाषा और लिपि क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है और हिंदी भाषा का महत्व क्या होता है। इन सारे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और जब ये पूरा टॉपिक हमारा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कम से कम 30 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर रहे CUET एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो की करते हैं शुरुआत। ठीक है, देखिए आप सबके सामने हमने यहाँ पर हेडिंग लगाया है भाषा एक परिचय, लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, जो ये आपकी भाषा है, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु, देखिए धातु का मतलब होता है क्रिया, तो इस शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना या कहना होता है और भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो आप सबको यहाँ पर पता होना चाहिए जो भाषा है, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष मतलब धातु से हुई है जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है और साथ ही साथ जानिए भाषा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक, अब परिभाषा की बात करें तो देखिए भाषा की परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा है भाषा वह माध्यम है, मतलब ये एक मीडियम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों को तथा संवेदनाओं को संप्रेषित कर सकता है, मतलब कि एक दूसरे में आदान प्रदान कर सकता है। जैसे हमको आपसे कोई काम है तो मैं आपको, जैसे मुझे आपको बुलाना है तो मैं आपको इशारों में बुला लूँगा। ठीक है, या फिर मतलब कि कोई भाव प्रकट करूँगा जिससे आप समझ जाएंगे और आप हमारी तरफ चले आएंगे, तो ये आपकी क्या बोली जाएगी, भाषा बोली जाएगी। ठीक है, तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा संवेदनाओं को संप्रेषित कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, वो क्या कर सकता है, संप्रेषित कर सकता है। अब देखिए हिंदी के मतलब कि बहुत बड़े मतलब कि यहाँ पर विद्वान हैं जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। उनके अनुसार वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, मतलब कि आप अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाएंगे, आप क्या विचार रखते हैं दूसरे तक पहुंचाएंगे, तो जिस साधन के द्वारा पहुंचाएंगे उसी साधन का नाम भाषा है। अब आप बोल बोल कर पहुंचाएंगे तो जो बोलने जा रहे हैं ये एक भाषा होगी। ठीक है, और तथा दूसरे के विचारों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है जिस साधन के द्वारा। अब दूसरा कोई विचार अपना प्रस्तुत करेगा तो जिस साधन के द्वारा हम समझने जा रहे हैं वह भी क्या होगी, भाषा। अब देखिए ये भाषा आपका लिखित हो सकता है, कोई लिखकर आपको दे दे, आप उससे समझने का प्रयत्न करेंगे तो लिखित भाषा हो जाएगी। कोई इशारे में समझाने की कोशिश करेगा या आप किसी को इशारे में समझाने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी जो है मौखिक मतलब कि या सांकेतिक भाषा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भाषा जो है कई रूपों में हो सकती है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ठीक, चलिए अब एक और मतलब विद्वान है, इनके अनुसार भी हम भाषा की परिभाषा समझ सकते हैं। ठीक है, ये हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। इनके अनुसार जो भाषा है वो उच्चारण अवयवों जो हम लोग बोलते हैं, जिसका उच्चारण करते हैं, उन अवयवों से उच्चारित मूलतः प्रायदिच्छिक ध्वनि, जो हम बोलते हैं जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, मतलब जो हम बोल रहे हैं उन ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर
तीन परिभाषा जो पहले हमने मतलब कि डायरेक्ट भाषा की परिभाषा बताया, फिर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार परिभाषा बताया, और फिर हमने डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार परिभाषा बताया। इन सारी परिभाषाओं में एक चीज़ का मतलब कि जो कॉमन दिख रहा है वो विचार का आदान प्रदान, ठीक है, अपने भाव का मतलब कि संप्रेषण करना। ये जिसके द्वारा मतलब जिस साधन के द्वारा हम करेंगे वो साधन आपका क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। आई होप कि आप सभी को भाषा की डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, स्कोप 360 नाम है टेलीग्राम चैनल का भी, वहाँ से इसका पूरा आज की वीडियो का पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं भाषा के प्रकार। देखिए हमारे पास भाषा के जो निम्नलिखित मतलब रुपया है, यहाँ पर रूप या होना चाहिए, रुपया नहीं, रूप या प्रकार माने जा सकते हैं, ठीक है। भाषा के निम्नलिखित रूप या प्रकार माने जा सकते हैं। तो देखिए पहला जो भाषा का प्रकार है वो बोली बोला है या फिर उपभाषा। बोली या उपभाषा भाषा का एक प्रकार है। दूसरा अपभाषा, तीसरा कृत्रिम भाषा, चौथा परिनिष्ठित भाषा, पांचवा विशिष्ट भाषा, छठवां जीवित भाषा, सातवां मृत भाषा, आठवां राजभाषा और नौवां आपका मिश्रित भाषा, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग बुक में एक आध दो अलग प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जहां तक है सारे प्रकार इसी के आसपास रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम इन प्रकारों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि बोली या उपभाषा किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा में लिखा गया, बोली या उपभाषा उस असीमित क्षेत्र की भाषा को कहा जाता है जिसमें बोलने वाले का उच्चारण लगभग एक सा हो तथा जिसमें रूप रचना, वाक्य रचना और शब्द समूह तथा अर्थ संबंधी कोई स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता दृष्टिगत ना हो। इन पूरी चीज़ों का मतलब मैं आपको बता दूं। देखिए भाषा आप जानते हैं कि विचारों के और भावों के आदान प्रदान का एक साधन है, और यदि यह भाषा जो है किसी सीमित क्षेत्र में मतलब कि अगर इसको कहा जाता है और मतलब कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं उनके मतलब कि बोलने का उच्चारण लगभग एक जैसा हो, जो भाषा बोल रहे उसकी रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द समूह और अर्थ संबंधी में कोई स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता दृष्टिगत ना हो, मतलब कि कोई महत्वपूर्ण भिन्नता वहाँ पर ना दिखाई दे। जैसे हम अगर जिस मतलब कि क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हमारे मतलब कि परिवेश में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं उसी तरह की बात बोलते, उसी तरह की मतलब भाषा बोलते हैं, तो ऐसी भाषा को हम क्या बोलेंगे, बोली या उपभाषा बोलेंगे। जैसे हिंदी भाषा में क्या होता है आपका, अगर बात करें उपभाषा या बोली, तो बुंदेली जो है ये हिंदी भाषा की बोली है, अवधी जो है हिंदी भाषा की बोली है, भोजपुरी जो है हिंदी भाषा की बोली है, ब्रज भाषा जो है हिंदी भाषा की क्या है, बोली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी बहुत सारी हिंदी भाषा की बोलियां हैं, राजस्थानी, माड़वाली, सिंधी और आपकी हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, गुजराती, ये सारी छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, मतलब कि हिंदी भाषा की बोलियां हैं। हिंदी भाषा की क्या है, बोलियां हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आप सबको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि भारत में लगभग जो है 436 से अधिक बोलियाँ जो है बोली जाती। कितनी, 436 से अधिक बोलियाँ भारतवर्ष में बोली जाती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपभाषा। दूसरे नंबर पर जो थी अपभाषा, तो लिखा है जो परिनिष्ठित एवं विशिष्ट भाषा की तुलना में विकृत या अभ्रष्ट समझा जाता है। मतलब विकृत मतलब जो एक जैसी जो आपकी भाषा है वो बिगड़ी हुई हो, तो ऐसी भाषा आपकी अपभाषा बोली जाती है, और यह विशेष तबके के लोगों में प्रयुक्त होती है। मतलब सब लोग जो है ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। अब देखिए ज़रा इसमें आपको कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर एक शब्द आपको समझाना चाहिए, एक शब्द में बात बोलना चाहें, सॉरी एक मतलब कि वाक्य में इसको समझाना चाहें, तो ये बात यहाँ पर आप गाली गलौज वाली जो भाषा होती है वो आमतौर पर क्या बोली जाती है, अपभाषा बोली जाती है, क्योंकि ये बिगड़ी हुई भाषा होती है, ठीक है। कहते ना उसके बोल बिगड़ गए। जैसे सिगरेट को अगर आप सुट्टा बोलेंगे तो ये जो है अपभाषा हो जाएगा। मृत्यु, अगर कोई मर गया है, मृत्यु हो गई है किसी की, अगर आप उसको बोलेंगे वो टपक गया, तो ये अपभाषा हो जाएगी। जैसे मूत्र को जो है अगर आप यहाँ पर मूत्र की जगह पर अगर आप मूत्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा,
अपभाषा हो जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले का सामाजिक स्तर या गौरव जो वो क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब अगर आप इन सारी भाषाओं का प्रयोग करेंगे किसी क्षेत्र विशेष में, तो वहाँ पर आपका जो सामाजिक स्तर है या आपका जो गौरव है वो कम हो जाएगा। मतलब एक विशेष पद पर अगर व्यक्ति बैठा हुआ है और अगर इस तरह की भाषाओं का उपयोग करता है, तो जाहिर सी बात है उसका सामाजिक स्तर अब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऐसी भाषा जो है संवैधानिक पद पर या फिर जो विशिष्ट पद पर बैठे होंगे वो कभी भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर अपभाषा का अर्थ है कि जिसमें गाली गलौज शामिल हो, ऐसी भाषा आपकी अपभाषा बोली जाएगी। आई होप कि ये मतलब कि टॉपिक भी आप सभी को अच्छे समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर जो यहाँ पर लिख दिया गया है अपभाषा, तीसरा में भी हेडिंग है, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा आपका अलग हो जाएगा। आप वहाँ से हेडिंग देख लीजिएगा। यहाँ आपकी जगह ये कृत्रिम भाषा यहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए। क्या यूज़ कर लीजिएगा आप, कृत्रिम भाषा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा हेडिंग लगाइएगा, कृत्रिम भाषा। ठीक, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर परिभाषा में क्या है, भाषा अपने स्वाभाविक रूप से विकसित होकर जो जैसी है उससे विकसित होकर कभी कभी नियम के विरुद्ध बनावटी भाषा बनाई जाती है। ठीक है, तो मतलब भाषा अपने स्वाभाविक रूप से विकसित होकर जब बनती है या कभी कभी नियम के विरुद्ध बनावटी भाषा जब बनाई जाती है, तो ऐसी भाषा आपकी क्या बोली जाती है, कृत्रिम भाषा। अपने नाम से बता रही है कि मतलब बनाई गई हुई भाषा। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल है एस्परांतो। एस्परांतो एक जो है कृत्रिम भाषा, यहाँ अब भाषा मत देखिए। ठीक है, एस्परांतो जो है आपका क्या है, कृत्रिम भाषा है। कैसी भाषा है, कृत्रिम भाषा है। ठीक है, ये बात आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब आप एस्परांतो के बारे में अगर डिटेल जानना चाहते हो तो आप गूगल सर्च करके आप इसके बारे में समझ सकते हैं, या फिर नेट पर जो है आप जाकर वहाँ पर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बस आपको याद रखना है एस्पेरांतो एक जो है कृत्रिम भाषा है। नंबर नेक्स्ट आपका जो है परिनिष्ठित भाषा। तो इसके बारे में यहाँ बात करते हैं, भाषा का वह आदर्श रूप जिसका प्रयोग एक बड़े समुदाय द्वारा होता है, अर्थात उसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य रचना के लिए होता है। ठीक है, तो मतलब भाषा का मतलब कि जिस भाषा, कुल मिलाकर इसका अगर हम छोटे मतलब संक्षेप में इसकी बात अगर करें, तो जिस भाषा का प्रयोग जो है हम शिक्षा, शासन और साहित्य रचना के लिए बड़े पैमाने पर करते हैं, उस भाषा को हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया आदि इसी श्रेणी की भाषाएं हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी का भाषा शिक्षा में मतलब कि शिक्षा कार्यों में, शिक्षण कार्यों में करते हैं, शासन प्रणाली में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, साहित्य रचना में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। ऐसे अंग्रेजी का भी यूज किया जाता है, फ्रांसीसी का भी यूज किया जाता है। वो तो अलग बात है कि अपने देश में नहीं, जहाँ पर जैसी डिमांड होगी वैसे इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। भाषा के स्वरूप को मतलब भाषा के इस स्वरूप को, यहाँ मैंने स्वरूप लिखा है, आदर्श या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। आई होप कि आप सभी को यहाँ पर ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला वाला हमारा है विशिष्ट भाषा। तो विशिष्ट मतलब विशेष, कोई विशेष तबके के लोग इसको यूज करते होंगे। ठीक है, वो वाला नहीं अब भाषा, वो तो एक विशिष्ट मतलब कि गाली गलौज वाले, तो ये उससे थोड़ी ही अलग है। ठीक है, ये सार्थक कार्य के लिए, व्यवसाय या कार्यकाल के मतलब कि व्यवसाय या कार्यकाल के अनुसार, मतलब या कार्य के अनुसार, यहाँ काल नहीं होना चाहिए, कार्य आदि के अनुसार होना चाहिए। थोड़ा सा लिखने में गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, अब ध्यान दीजिए। व्यवसाय या कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों की अलग अलग भाषाएं हो जाती है। ठीक है, और यह भाषाएं आदर्श भाषा का विभिन्न रूप होती है। ठीक है, तो जो व्यवसाय में यूज की जाती हैं, मतलब कि कार्यों में यूज की जाती हैं, वो आपकी जो हैं कुल मिलाकर विशिष्ट भाषा होती हैं। चलिए अगला देखते हैं जीवित भाषा। जो भाषा आज भी प्रयोग में मतलब हो उसे जीवित भाषा कहते, पहले भी प्रयोग में थी आज भी प्रयोग में हो उसे हम क्या बोलते हैं, जीवित भाषा, जैसे अपनी हिंदी। अगला है मृत भाषा। जो भाषा आज प्रयोग में नहीं उसे हम मृत भाषा कहते हैं, जैसे हिट्टाइट। हिट्टाइट एक भाषा होती है जो पहले प्रयोग की जाती थी, अब प्रयोग नहीं की जाती, मतलब मर गई, तो ऐसी भाषा क्या हो जाएगी, आपकी मृत भाषा कहलाएगी। ठीक, चलिए अगला हमारा है मतलब राजभाषा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजभाषा क्या है, जिसका प्रयोग राज्य के कार्यों में होता है। ठीक, उसे हम राजभाषा कहते हैं।
संविधान के अनुसार हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा होगा। ठीक है, बहुत बड़ा डाउट आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। वैधानिक दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा। ठीक है, ये बात आप सभी लोग विशेषतः याद रखिएगा। ठीक, अगला है हमारा मिश्रित भाषा, जिसमें एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण हो उसे मिश्रित भाषा कहते हैं। जैसे बंदरगाह आदि पर ऐसी भाषा प्रायः सुनाई दे पड़ती है, वहाँ पर अलग अलग भाषाएं लोग बोलते रहते हैं, तो मिक्सअप भाषा होगी। ठीक है, ठीक, तो ऐसी भाषा को हम क्या बोलेंगे? मिश्रित भाषा। ठीक, अब आपका जो है अगला हेडिंग भाषा के अंग। कोई भी भाषा होगा, जैसे हमारे शरीर में कई अंग हैं, बिना इस अंग के हमारा शरीर बेकार है, वैसे हमारे भाषा में मतलब कि कई अंग होते हैं। इन अंगों के आप भाषा मतलब कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये अंग कौन कौन से हैं? ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ठीक है, ये भाषा के क्या हैं? अंग हैं। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। फिर सुनिए, ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ये सब भाषा के क्या हैं? अंग हैं। चलिए देखते हैं ध्वनि क्या होती है। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं क, तो ये सारे मतलब ध्वनियों से स्वतंत्र है। सॉरी, तो ये आपका जो है ध्वनि बोली जाएगी। क भी आपकी ध्वनि है। च, मतलब ये सारी जो है ये ध्वनि है, ये स्वतंत्र आवाज है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ध्वनि बोलेंगे। अब देखिए फिर से एक छोटी सी गलती यहाँ पर फिर हो गया। दूसरा हमको वर्ण लिखना चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? ध्वनि लिख दिया। देखिए 2-3 जगह गलतियाँ हुई है, जो कि इतना बड़ा मटेरियल बनाते समय जो है कभी कभी ध्यान भटक जाता है। तो यहाँ पर ध्वनि के बजाय आप क्या समझ लीजिए? वर्ण। आप स्क्रीनशॉट लेते समय ध्यान दीजिएगा, या फिर अगर पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर अपने से सही कर लीजिएगा। ध्वनि की जगह यहाँ पर क्या होगा? वर्ण। तो अब क्या है? जिस छोटी मतलब जिस ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले तो हम इसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, च, हम इसको तोड़ नहीं सकते, तो ये आपके क्या हैं? वर्ण बोले जाएंगे। वर्ण मतलब अक्षर, अ से अह तक, क से ज्ञानी तक, ये सब अक्षर ही हैं। और वैसे हमारा दूसरा पार्ट जब आएगा, मतलब कि दूसरा पार्ट जब आएगा, तो उसमें हम वर्ण और ध्वनि विचार पर विस्तृत जानकारी आप सभी को देंगे। अगला हमारा है वर्णों। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे फ एक वर्ण है, अक्षर, स एक वर्ण है, अक्षर, ल एक वर्ण है, अक्षर, तो इनका जब जुड़ जाएगा समूह बनेगा फसल, तो ये आपका क्या बोला जाएगा? मतलब शब्द बोला जाएगा। अब इसी को जो है हम सार्थक कर ना करके निरर्थक कर दे, जैसे स फ ल, सॉरी उसमें भी एक आपका बन जाएगा ल स फ, लसफ। तो यहाँ पर सार्थक समूह, वर्ण तो समूह बन रहा है लेकिन सार्थक नहीं बन रहा है। जब आप लसफ बोलेंगे तो सार्थक नहीं बनेगा, तो वो आपका शब्द नहीं होगा। समूह तो होगा वर्ण का, लेकिन वो मतलब कि शब्द नहीं कहलाएगा। वर्ण का सार्थक समूह बनेगा, तभी वो आपका क्या बोला जाएगा? शब्द बोला जाएगा। नंबर नेक्स्ट, पद। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, प्रचलित भाषा में शब्दों को ही पद कहते हैं। जो भी शब्द आपके होंगे वो शब्द सब पद होंगे। किंतु थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं, दोनों में सूक्ष्म अंतर यह है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बना दिया जाता है तो वह पद कहलाने लगता है। जैसे सुनीता नाचती है, तब ये पूरा एक क्या हो गया? आपका वाक्य। सुनीता नाचती है, उसमें ये पूरा क्या हो गया? वाक्य। अब इस वाक्य में सुनीता शब्द है, नाचती शब्द है, लेकिन ये दोनों शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लायक बना दिए गए हैं, इसलिए सुनीता और नाचती दोनों जो हैं आपके क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका क्या है? वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं? पूर्ण विचार व्यक्त करने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मतलब पूरा विचार व्यक्त किया जाए, विचार का पूरा अर्थ निकले, ऐसे मतलब शब्द समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे कविता स्कूल जाती है, तो इससे पूरा विचार जो है व्यक्त हो रहा है, इससे पूरा भाव जो है मिल रहा है, इससे पूरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो शब्द का समूह है, कविता स्कूल जाती है, ये पूरा शब्द था, ये पूरा शब्द का जो समूह है, इसे हम क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम वाक्य बोलेंगे। ठीक, अब अगला
भाषा और लिपि की बात करते हैं तो भाषा तो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया, भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। अब हम बात करते हैं लिपि। देखिए, मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति मतलब जो अपना विचार दिखाता है, उस अभिव्यक्ति को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उसे लिपि कहते हैं। मतलब अपने विचार को, अपने अभिव्यक्ति को अगर आप लिखित रूप दे रहे हैं तो जिन संकेतों का प्रयोग करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। अब लिपि से रिलेटेड ये 4 बातें आप सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, मराठी की बात करें, तो ये तीनों की अगर हम बात करें तो ये तीनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती, ठीक है। हिंदी, संस्कृत, मराठी ये भाषा है, ठीक है। और ये जो है आपका जिस लिपि में लिखी जाती है वो कौन सी लिपि मानी जाएगी, देवनागरी लिपि, ठीक। अगला, पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, गुरमुखी में लिखी जाती है। अरबी और उर्दू जो है वो फारसी में लिखी जाती है, और अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये बातें आप सभी को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए, ठीक। अगला बात करेंगे व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। किसी भाषा को हम शुद्ध रूप दें या शुद्ध प्रयोग करें, ऐसा ज्ञान जो हमारा होगा वो व्याकरण कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम कह दें कि जाता है राम स्कूल, तो यहाँ पर जो है ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये मतलब कि इसको हम जो है इसको शुद्ध नियम में या फिर शुद्ध प्रयोग इसका यहाँ पर नहीं किए हैं। यहाँ पर होना चाहिए राम जाता है, राम स्कूल जाता है, ठीक। तो वो व्याकरण की दृष्टि से आप उसको सही करेंगे यदि आपको व्याकरण का ज्ञान होगा तो, ठीक है। और व्याकरण का अर्थ क्या होता है? भली भांत समझाना। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर माने तो जिस शास्त्र में जो है शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं, ठीक है। नियमों के आधार पर हम शब्दों को मतलब कि प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वो चीज़ हमारा क्या बोला जाता है? व्याकरण बोला जाता है, ठीक। अब हमारे पास जो है आगे यहाँ पर आपके पास मैंने एक स्लाइड रखी है, इसको ध्यान दीजिएगा। हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उसकी क्षेत्र, ठीक है। देखिए, अब आपकी हिंदी की जो उपभाषाएं हैं, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है। प्रश्न बनते इससे, तो राजस्थानी हिंदी में आपकी क्या हो जाएगी? राजस्थानी आ जाएगा, मारवाड़ी आ जाएगा, सिंधी आ जाएगा। पश्चिमी में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, ठीक है, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी में आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आ जाएगी। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी आ जाएगी। अब कहाँ बोला जाएगा? बोले जाने वाले क्षेत्र सिंध, मतलब राजस्थान, सिंध, मालवा, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और पश्चिमी यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, ठीक। पूर्वी हिंदी की बात करें तो मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और अगर बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहार और झारखंड में। पहाड़ी हिंदी की बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे मतलब कि क्षेत्रों में ये आपकी भाषाएं ये जो है उपभाषाएं बोली जाती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।